Hi, in today's video we are going to discuss about goals and alloy of noble metals. देखो अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो मैं जस्ट आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, जस्ट 5 मिनट तक ये वीडियो वॉच करें। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो वीडियो को स्किप करें और जाके ये टॉपिक्स मुख्तलिफ वीडियो से देख लो। मैंने इस वीडियो में सारे गोल्स एंड एलाइज के कॉन्सेप्ट्स डिटेल से एक्सप्लेन किए हुए हैं। जस्ट 5 मिनट्स के लिए वीडियो वॉच करो, उसके बाद जाके दूसरी वीडियो आप वॉच कर सकते हो अगर आपको समझ नहीं आ रहा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Use of gold in dentistry. Dental gold is very common. It is very malleable and ductile and can be readily cold worked. देखो cool working क्या है? हमने मेटल का शेपिंग का कंसेप्ट बताया था कि मेटल 3 प्रोसीजर से हमारे पास शेप में आता है। एक कूल वर्किंग था, इमल्गमेशन था एंड कास्टिंग था। गोल्ड हमारे पास क्या है डेंटिस्ट्री में? डेंटल गोल्ड एक मिलिएबल एंड डक्टाइल एलिमेंट है। इसको हम यूज़ करेंगे किस चीज़ के लिए? मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए, लेकिन उस पर्पसेस के लिए हमें उसको मॉडिफाई करना होगा। मॉडिफाई हम कैसे करेंगे? थ्रू कोल्ड वर्किंग। अच्छा, गोल्ड इज़ परफेक्टली कोरोजन रेजिस्टेंस। देखो एक कोरोजन रेजिस्टेंस भी है, मिलिएबल भी है, डक्टाइल भी है, कूल वर्किंग उसमें पॉसिबल है। इट कैन बी यूज इन बोथ फॉर्म्स, प्योर गोल्ड एंड गोल्ड एलाइज। देखो प्योर गोल्ड हम किसके लिए यूज़ करते हैं? एज अ फिलिंग मटीरियल। और हमारे पास जो गोल्ड एलाइज है वो भी हम फिलिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो देखो आपने याद रखना है, हमारे पास तीन ऐसे एलिमेंट्स है, तीन ऐसे कंपाउंड्स है या मटेरियल्स है जो कि हम डायरेक्ट फिलिंग मटेरियल हम उसको कहते हैं। एक हमारे पास सिलिकेट सीमेंट है, एक हमारे पास गोल्ड है जो इसमें इस वीडियो में पढ़ने जा रहा हूँ, और इसके अलावा एक हमारे पास है इमलगम। तो आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। अच्छा, प्योर गोल्ड इज यूज फॉर फिलिंग पर्पसेज। देखो डायरेक्ट फिलिंग मटीरियल में गोल्ड एक मटीरियल है। इलाई ऑफ गोल्ड आर कॉमनली यूज फॉर कास्ट रिस्टोरेशन। देखो हम अगर कास्ट की रिस्टोरेशन करना चाहते हैं तो हम कौन सा मटेरियल यूज़ करेंगे? इलाई ऑफ गोल्ड यूज़ करेंगे। तो कास्ट रिस्टोरेशन क्या है? एक कास्ट में अगर डिफेक्ट्स है उसको रिस्टोर करने के लिए हम क्या करेंगे? कास्ट रिस्टोरेशन करते हैं। कास्टिंग क्या है? ये मैंने कास्टिंग चैप्टर में आपको एक्सप्लेन किया है। फॉर कास्टिंग प्योर गोल्ड इज नॉट यूज बिकॉज इट इज़ टू सॉफ्ट टू मेंटेन इट्स शेप अंडर द फोर्सेज ऑफ मेस्टिकेशन। देखो हम प्योर गोल्ड जो है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। प्योर गोल्ड के दो प्रॉपर्टीज़ है, एक ये तो बहुत ही सॉफ्ट होता है और एक ये बहुत ही कोहेसिव होता है। तो प्योर गोल्ड हम इसलिए कास्टिंग के लिए यूज़ नहीं करते, हम एलाइज ऑफ गोल्ड यूज़ करते हैं जिसमें हम फिर मॉडिफिकेशन करते हैं और हम क्या बनाते हैं? वो गोल्ड की स्ट्रेंथ को इन्हेंस करते हैं। सो इट इज़ इंट्रोडक्शन। अच्छा, प्योर गोल्ड फिलिंग्स। प्योर गोल्ड इज़ यूज फॉर फिलिंग पर्पस। इट इज़ कूल वर्क फॉर दिस पर्पस। प्योर गोल्ड फिलिंग्स, कोहेसिव गोल्ड। प्योर गोल्ड को क्या कहते हैं? कोहेसिव गोल्ड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कोहेशन फोर्स बहुत ज़्यादा है। कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स एक्सप्लेन इन फर्स्ट वीडियो, प्रॉपर्टीज ऑफ डेंटल मटेरियल। अच्छा, कूल वेल्डिंग क्या है? When two pieces of pure gold are pressed together, metallic bonds are formed at their point of contact and in this way gold is welded। देखो हमने वेल्डिंग और सोल्डरिंग और ब्रेजिंग में बताया है व्हाट इज सोल्डरिंग, ब्रेजिंग एंड वेल्डिंग। लेकिन वहाँ पर हीट या एक्सटर्नल फैक्टर चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है? विदाउट एनी एक्सटर्नल फैक्टर, जस्ट प्रेसिंग, बाय प्रेसिंग जस्ट बाय कंप्रेसिंग टू पीसेस ऑफ गोल्ड, द गोल्ड विल बी वेल्डेड। Why? Due to high nature of cohesive force. So this is called cool welding. Welding it cool or normal temperature. This property of cool welding is utilized when building up a pure gold filling. This cooled welded gold is cohesive gold। देखो कोहेसिव गोल्ड कूल वेल्डेड है। क्यों? वो नॉर्मल टेम्परेचर में वेल्ड होता है, एडहेशन कोहेशन करता है। देखो ये हमारे पास क्या है? प्योर गोल्ड फिलिंग्स है। देखो ये अग्लूजल सरफेस पर हमने अप्लाई किया है, ये कम्प्लीटली कार्व्ड एंड पॉलिश्ड गोल्ड है। देखो ये गोल्ड फिलिंग है, ये अग्लूजल सरफेस पर भी है और हमारे पास क्या है? लेबियल सरफेस पर भी हमने गोल्ड्स के फिलिंग किए हैं। तो गोल्ड फिलिंग इस तरह आपको फिर नज़र आएगा। अच्छा, कोहेसिव गोल्ड इज यूज इन द फॉर्म ऑफ थिन गोल्ड शीट और फॉइल ऑफ 0.1 मिलीमीटर, 0.001 मिलीमीटर थिकनेस। देखो क्यों बहुत ही थिक हमारे पास उसकी थिकनेस है। फिल्म फॉइल इज हीटेड एट 250 डिग्री सी टू रिमूव एब्जॉर्ब्ड ग्रीसेस और गैसेस। टू बी फिल्ड मस्ट बी आइसोलेटेड फ्रॉम द सिलेवा। ये गोल्ड की डिगेसिंग की बात हो रही है। गोल्ड के हम जब फिलिंग करेंगे तो हम डिगेसिंग करते हैं, वो मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ। लेकिन हमारे पास जो गोल्ड फॉइल है वो उसको हम डायरेक्टली यूज़ नहीं करते क्योंकि उसके सरफेस पर हमारे पास डिफरेंट गैसेस एब्जॉर्ब हो जाते हैं जो कि कोहेशन को इनहिबिट करते हैं। तो बिफोर यूजिंग गोल्ड वी डिगेस इट और वी रिमूव एनी एब्जॉर्ब इम्प्योरिटीज फ्रॉम द सरफेस। कंडेंसेशन और प्लगिंग ऑफ गोल्ड कैन बी कैरिड आउट बाय टू मेथड्स।
प्लगिंग और कंडेंसेशन क्या है? फोर्सिंग गोल्ड इनटू स्मॉल स्पेसेस और प्रेसिंग गोल्ड और हम जब गोल्ड को एक पार्टिकुलर साइड पे केविटी पे जब प्रेस करते हैं ताकि उसकी जो हमारे पास मटेरियल है उसको हम फोर्स लगाते हैं और कंडेंस कर लेते हैं। तो कंडेंसिंग और प्लगिंग हमारे पास कितने तरीक़ों से होता है? 2 तरीक़ों से, बाय हैंड with an automatic mallet, large forces at frequent intervals, by the application of mechanical vibrator। हमारे पास by hand भी है, means manual, and mechanical vibrator भी हमारे पास है। The method is of greater importance because the mechanical properties of gold depend upon the amount of cool working। amount of cool working किस में ज़्यादा होगा? आप बता दें, वाइब्रेटर में ज़्यादा होगा या हमारे पास ऑटोमेटिक मिलेट में ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली हमारे पास मैकेनिकल वाइब्रेटर में ज़्यादा होगा। और इसके अलावा हमारे पास कौन सा तरीका है जो हमारे पास है वो ज़्यादा बेहतर है? हमारे पास मैकेनिकल वाइब्रेटर की जो है इन्हेंस प्रॉपर्टीज़ है। अच्छा देखो, ट्रेडिशनल कास्टिंग गोल्ड एलाइज, ये जो डायग्राम है इससे इस स्लाइड पर मैं टाइम भी ज़्यादा लूँगा और इस स्लाइड से आपके ऑलमोस्ट हाफ चैप्टर इस स्लाइड से हो जाता है। देखो हमारे पास ट्रेडिशनल कास्टिंग गोल्ड एलाइज के 4 क्लासिफिकेशन है, टाइप 1 इलाई, टाइप 2 इलाई, टाइप 3 गोल्ड इलाई एंड टाइप 4 गोल्ड इलाई। 1 से लेकर 4 तक, वेरी सिंपल। टाइप 1 को हम लो स्ट्रेंथ भी कहते हैं, टाइप 2 को हम मीडियम स्ट्रेंथ भी कहते हैं, टाइप 3 को हम हाई स्ट्रेंथ कहते हैं और टाइप 4 को एक्स्ट्रा हाई स्ट्रेंथ कहते हैं। लो से लेकर एक्स्ट्रा हाई तक, लो, मीडियम हाई एंड एक्स्ट्रा हाई। अच्छा इसके अलावा देखो इसके प्रॉपर्टीज़ कैसे हैं। देखो हमारे पास लो स्ट्रेंथ है, ऑब्वियस इसमें इसकी स्ट्रेंथ कम है। तो देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है वो कैसे आता है? आपसे पूछा जाएगा कि किस गोल्ड इलाई में सबसे ज़्यादा गोल्ड है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। तो आप कहेंगे अब टाइप 4 की वैल्यू ज़्यादा है, उसमें ज़्यादा होंगे। नो, जब भी हम 1 से 4 तक जाएंगे हमारे पास जो गोल्ड है वो क्या होगा? गोल्ड कंटेंट रिड्यूस होगा। अच्छा सिल्वर का जो कंटेंट है वो क्या होगा? वो भी रिड्यूस होगा। हमारे पास जो कॉपर का कंटेंट है वो भी रिड्यूस होगा। पैलेडियम एंड प्लैटिनम कंटेंट है वो इंक्रीज होने वाला है और जिंक ऑलमोस्ट ऑल में कांस्टेंट है। तो अब इन वेरिएशंस देखो, एलिमेंट्स का वेरिएशन है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इसी वजह से जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो रहा है। क्यों? देखो गोल्ड क्या है, हमने कहा कि गोल्ड एक सॉफ्ट मटेरियल है, कोहेसिव गोल्ड इज सॉफ्ट। तो गोल्ड जब डिक्रीज होगा डाउन द ग्रुप तो स्ट्रेंथ क्या होगी? इंक्रीज होगी। सो वेरी सिंपल। देखो हार्डनेस डाउन द ग्रुप, हार्डनेस, देखो इस बात को याद कर लो, ओनली डक्टिलिटी एंड डेंसिटी इंक्रीज डाउन द ग्रुप while all other properties only ductility and density decrease down the group while all other properties increase down the group। हार्डनेस इंक्रीज होगा, मॉडल कैपेसिटी इंक्रीज होगा, आप देख ले। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होगा? इंक्रीज होगा। प्रोपोर्शनल लिमिट क्या होगा? इंक्रीज होगा। इलांगेशन एट ब्रेक क्या है? डक्टिलिटी है, वो क्या है हमारे पास? वो भी इंक्रीज हो रही है। अच्छा मेल्टिंग रेट हमारे पास क्या है? वो भी इंक्रीज हो रहा है। इलांगेशन एट ब्रेक डिक्रीज हो रहा है, सॉरी फॉर दिस। देखो इलांगेशन एट ब्रेक क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो मैंने पहले भी बताया इलांगेशन एट ब्रेक मीन्स डक्टिलिटी एंड डेंसिटी विल डिक्रीज फ्रॉम टॉप 1 टू टॉप, फ्रॉम 1 गोल्ड टू 4 गोल्ड, 4 टाइप कास्टिंग इलाई। और हमारे पास ऑल अदर प्रॉपर्टीज है, हार्डनेस हो गया, मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी हो गया, टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गया, प्रोपोर्शनल लिमिट होगा, मेल्टिंग रेट होगा, वो क्या होगा हमारे पास? इंक्रीज होगा। तो आपने इसको याद रखना है। आई थिंक इट इज़ क्वाइट क्लियर और मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। अगर आपको समझ नहीं है तो दोबारा वीडियो को दोबारा स्टार्ट कर ले। अच्छा स्टैंडर्ड फॉर डेंटल गोल्ड, देखो मैं कौन सा गोल्ड डेंटिस्ट्री में यूज़ करूँगा? गोल्ड के मुख्तलिफ कंपोजिशन है, बाज़ आप कह सकते हो 20 कैरेट, हमारे पास 24 कैरेट, हमारे पास 12 कैरेट। तो गोल्ड का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए एक डेंटल गोल्ड के लिए? तो देखो यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर डेंटल गोल्ड कास्टिंग इलाई रिक्वायर अ नोबल मेटल कंटेंट। देखो यहाँ पर नोबल मेटल की बात हुई, गोल्ड की बात नहीं हुई है। तो नोबल कंटेंट हमें कितना रखना है? 75 रखना है। इस 75 में गोल्ड कितना होगा? 65। तो अक्सर यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। ये एमसीक्यूज अगर पूछा जाए या वाइवा में पूछा जाता है तो फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? वो कहते हैं कि उससे क्वेश्चन इस तरह तो नहीं पूछा गया कि कितना हमारे पास नोबल मेटल होगा, ये उससे पूछा गया गोल्ड कितना होगा। तो वो गोल्ड को भी 75 कहे जाते हैं। सिर्फ गोल्ड 75 नहीं होगा, गोल्ड 65 होगा, लेकिन नोबल मेटल्स हमारे पास 75 होंगे। नोबल मेटल्स क्या है? देखो यहाँ पर देखो ना, पैलेडियम एंड प्लैटिनम और नोबल मेटल्स। सो 75% हमारे पास नोबल मेटल कंटेंट होगा, जिसमें 65 हमारे पास गोल्ड होगा। द रिमेनिंग मेटल कंपोनेंट शिल बी प्लैटिनम ग्रुप
metals such as platinum, palladium, iridium, ruthenium, and rhodium. So these are noble metals. अच्छा, सोल्यूशन हार्डनिंग इफेक्ट देखो, जब भी आप डेंटल मटेरियल को पढ़ो तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट को मिस ना करो। क्वेश्चन पे इस तरह इसी से बनते हैं और ये जाके जो कंपाउंड इफेक्ट करते हैं, स्मॉल स्मॉल डिफिनीशन मेक लार्ज कंसेप्ट। सो आपने स्मॉल स्मॉल कंसेप्ट्स मिस नहीं करने। सोल्यूशन हार्डनिंग इफेक्ट डेंटल मेटलर्जी में कम से कम 20-25 मरतबा आएगा। आप अगर आप एक जगह पर सीख लो तो सारे कंसेप्ट आपने सीख लिए। अगर आपने उस मेटलर्जी में सीखा है, हम जो मेटल का चैप्टर हमने पढ़ाया था, तो आपको यहाँ पर दोबारा वॉच करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप इसको स्किप कर लोगे। लेकिन अगर आपने यहाँ पर वहाँ पर एक जगह पर आपने सही से सीख नहीं लिया ना, तो जहाँ पर भी ये टर्म आएगा आप कन्फ्यूज हो जाओगे और आपका सारे कंसेप्ट का बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो आपने एक चीज़ को जब वॉच करो तो उसको सीखो, उसके बाद प्रोसीड करो। सो देखो, सोल्यूशन हार्डनिंग इफेक्ट क्या है। In metallurgy, solution hardening if refers to the process of increasing the strength of a metal alloy by dissolving one or more element in a solid state। देखो नाम से वाज़ेह है, solution hardening effect एक solution है जिसमें hardening effect आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? एटॉमिक डिफ्यूजन होगा, क्रिस्टल में ऐसे साइड ऑक्यूपाई हो जाएंगे जो कि हमारे पास जो स्लिप प्लेन था जिसके थ्रू डिसलोकेशन हो रहा था उसको क्या ऊपर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। तो हमारे पास जब सोल्यूशन हार्डनिंग होगी, मेटल एटम स्पेसिफिक साइट ऑक्यूपाई करेंगे क्रिस्टल्स में, और हमारे पास क्या होगा, स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, डिसलोकेशन डिक्रीज होगा, स्लिप प्लेन के को रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, the added element alter the crystal structure and impede the in moment of dislocation with the metal lattice, making it more difficult for the material to deform. Very simple, and I already explained. This lead to increase in strength and hardness of the alloy. Very simple. देखो सोल्यूशन इफेक्ट हमने आपने यहाँ पर नोट कर लिया होगा और मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी किया है। समझ नहीं आ रहा तो दोबारा वॉच कर लो। अच्छा, प्रेजेंस ऑफ, देखो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ना कि हर एक मेटल का रूल्स बताए तो आपने ज़रूर इसमें कंफ्यूज नहीं होना और ज़रूर ये याद रखना है। देखो यहाँ से अगर इससे क्वेश्चन आएगा, ट्रेंड से आएगा, क्लासिफिकेशन से आएगा और ईच रूल से तो लाजिमी एमसीक्यू जाता है। वेदर यू बिलोंग टू एनी बोर्ड, आप किस बोर्ड से भी किस जगह से भी बिलोंग करते हो, अगर आपने मटेरियल का पेपर देना है तो ये एक आपके लिए यूनिवर्सल फैक्ट है जो हर जगह पर पूछे जाते हैं। देखो अब क्या है, प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम एंड पैलेडियम। गोल्ड तो हमने कहा था कि गोल्ड क्या करेगा, गोल्ड में जो हमारे पास AU है, गोल्ड का जो सिंबल है, वो क्या करेगा, स्ट्रेंथ को इन्फ्लुएंस करेगा। गोल्ड ज़्यादा होगा तो स्ट्रेंथ कम होगा। अब पैलेडियम एंड प्लैटिनम ये भी तो नोबल मेटल्स है, इसका रूल क्या है। Their largest amount is present in type 4, we already discussed it. They can cause considerable solution hardening, very simple. They can also increase coring। जब कोरिंग हमने मेटल मेटलर्जी में पढ़ा है तो दोबारा मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आपका टाइम कंज्यूम होगा। दे कैन ऑल्सो इंक्रीज कोरिंग। जब कोरिंग इंक्रीज होगी तो क्या होगा, कोरोजन रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। सो मेटल विल बी मोर रेजिस्टेंस टू कोरोजन। तो मैंने कहा डक्टिलिटी, डेंसिटी एंड कोरोजन रेजिस्टेंस आर, एक और जगह चीज़ भी ऐड हो गई, कोरोजन रेजिस्टेंस भी क्या होगी, डिक्रीज होगी डाउन द ग्रुप। टाइप 4 इज मोर कोरोजन ससेप्टेबल एंड टाइप 1 इज मोर कोरोजन रेजिस्टेंट। द कोर स्ट्रक्चर कैन बी रिमूव बाय होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन हमने पढ़ा है, होमोजेनाइजेशन हीट ट्रीटमेंट हमने पढ़ा था, आप मेटल्स के चैप्टर में दोबारा देख लो। प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ये वीडियोस में प्लेलिस्ट में मौजूद है, ये मैं कोई आपको बाहर का रेफरेंस नहीं दे रहा, प्लेलिस्ट में सारा मौजूद है। मैं बार बार कहता हूँ कि पहले वीडियो से शुरू करो और आखिरी वीडियो तक आ जाओ अगर डेंटिस्ट्री में डेंटल मटीरियल को आपने सीखना है। अच्छा, प्रेजेंस ऑफ जिंक। जिंक का रूल क्या है, एक्ट एज स्कैवेंजर ड्यूरिंग कास्टिंग। स्कैवेंजर आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, बहुत जगह पर पढ़ा होगा। तो यहाँ पर मेटलर्जी में जो गोल्ड है, देखो जिंक, ये जो रूल्स है ना, ये सिर्फ गोल्ड एलाइज में नहीं है, ये बात याद रखो। प्लैटिनम जहाँ पर भी होगा यही इफेक्ट मेजॉरिटी मेटल्स एलाइज में हमारे पास इम्पार्ट करेगा। अच्छा, जिंक स्कैवेंजर है, वेदर आपका जो एलाई है वो गोल्ड एलाई है, सिल्वर एलाई है, जो भी एलाई है उसमें जिंक क्या रोल अदा करेगा, जिंक इज स्कैवेंजर। अच्छा, व्हाट टाइप ऑफ स्कैवेंजर आगे आने वाला है। प्रेजेंट टू अ कंसेंट्रेशन अबाउट 1% ऑफ मोस्ट एलाई। कितने परसेंट होता है, 1% होता है। मोस्ट केमिकली रिएक्टिव ऑफ आल मेटल यूज। देखो ये बहुत ही रिएक्टिव है, तो जब रिएक्टिव है, जब हमारे पास फ्री रेडिकल क्रिएट होंगे तो उसको कंज्यूम करेगा। जो फ्री रेडिकल को कंज्यूम करेगा तो हमारे पास रिएक्शंस नहीं होंगे, जो अनवांटेड रिएक्शंस है, अनवांटेड अटैक्स है, उसको अवॉइड करेगा। तो एक्ट एज अ स्कैवेंजर।
अच्छा, नोबिलिटी नोबल मेटल कंटेंट। देखो हमारे पास नोबिलिटी हम कैसे कहेंगे कि इसकी मेटल नोबिलिटी, मैंने पहले बताया कि हम कहते हैं कि इसकी कैरेट वैल्यू इतनी है, इसकी इतने परसेंटेज गोल है। तो हम नोबिलिटी को किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? तो ये टू वैल्यूज़ है, कैरेट वैल्यू, ये के से भी लिखा जाता है और सी से भी लिखा जाता है, और फाइनेस्ट वैल्यू। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे पास नोबिलिटी की किस चीज़ से रिप्रेजेंट होती है, तो आपका पहला आंसर होना चाहिए फ्रॉम टू वैल्यूज, कैरेट वैल्यू एंड फाइनेस्ट वैल्यू। अब आपसे वो पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ देयर डिफिनीशन, अब तो डिफिनीशन भी बताओगे। अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए ये भी पूछा जा सकता है कि हमारे पास if one goal has a carat value of 24 and other has 23 or 20, which one is more noble? So the highest value, the higher will be the nobility. तो यही बात है। इट डिक्रीज गोइंग फ्रॉम टॉप वन, देखो गोल डिक्रीज हो रहा है तो ऑलमोस्ट नोबिलिटी डिक्रीज ही होगी। इंडिकेशन ऑफ नोबिलिटी, इट हैज़ टू मेथड्स। हमारे पास नोबिलिटी किस चीज़ से रिप्रेजेंट होगी? टू वैल्यूज, कैरेट वैल्यूज एंड फाइनेस्ट वैल्यूज। यहाँ पर एक बात कही गई है कि जो हमारे पास नोबिलिटी है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है। क्यों? मैंने रीज़न बता दिया। अच्छा, अब क्या है? इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ वेट ऑफ गोल्ड इन 24 पार्ट ऑफ द इलाई। 22 पार्ट हम इलाई लेते हैं, उसमें कितना गोल्ड है? इट विल बी द कैरेट वैल्यू। एग्जाम्पल, अ टाइप 2 गोल्ड इलाई कंटेनिंग 75% गोल्ड हैज कैरेट वैल्यू ऑफ 18%। देखो आप 24 को 18 को देखो हम अगर आप 18 को 24 से मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो, तो आपके पास यही वैल्यू आएगा 75। अच्छा, अगर आप देखो इट इज़ इंडिकेट द नंबर ऑफ पार्ट ऑफ बाई वेट ऑफ गोल्ड इन 1000 पार्ट। यहाँ पर कितने पार्ट में है? 24 पार्ट में है, यहाँ पर 100 पार्ट में है, और डिफिनीशन सेम है। तो यहाँ पर आप जी 75 है, 75 को 100 से मल्टीप्लाई करो, आपको 705 आ जाएगा। यहाँ पर कैरेट वैल्यू में परसेंटेज है, फाइनेस्ट वैल्यू में हमारे पास जस्ट नंबर है। टाइप 1 का क्या होगा? आपने अगर मैं कहूँगी गोल्ड की वैल्यू यहाँ पर फॉर एग्जांपल 24 कैरेट है, तो यहाँ पर 99% 999 होगा। 100% 100% इज़ नॉट पॉसिबल। तो आई थिंक इट इज़ क्वाइट क्लियर। आपको मैं एक टास्क दूंगा, आप कैरेट वैल्यूज़ मुख्तलिफ के लिए फिर फाइंड कर लो। अगर आपको ऐसे फाइंड नहीं होते तो कमेंट्स में बता रहे, मैं कमेंट्स में आपको एक कमेंट पिन कर दूंगा, तो वहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया होगा। अच्छा, सिल्वर कॉपर सिस्टम। देखो गोल्ड हमने पढ़ लिया। अच्छा, इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं, हमने नोबल मेटल्स इलाई। हमारे चैप्टर का टाइटल क्या था? गोल्ड्स एंड इलाइज ऑफ नोबल मेटल्स। तो सिल्वर कॉपर सिस्टम, इसमें 75% तो नोबल ही होगा, लेकिन कुछ हमारे पास ये सिल्वर कॉपर सिस्टम एक अलग सिस्टम भी है। तो ये इस चैप्टर में है, तो इसलिए यहाँ पर पुट के ये वेरी शार्ट है, लेकिन जैसे आपको बुक्स को फॉलो करते हुए आपके सिलेबस में है, तो इसको मैं एक जस्ट सुपरफिशियल टच दूंगा कि इसमें क्या है। The silver copper system is a good example of an alloy in which component metals are only partially soluble in solid state. देखो जब हम मैंने मेटलर्जी में पढ़ा था, जब हम एक मेटल को 2 मोल्टन एलाइज को कूल करेंगे तो 4 चीज़ें पॉसिबल है। वो चीज़ें कौन कौन से है आपको याद आने चाहिए, मैं दोबारा बताता हूँ। लेकिन हमारे पास एक कम्प्लीटली सॉल्युबल सोल्यूशन बनेगा, कम्प्लीटली इनसॉल्युबल बनेगा, पार्शली सॉल्युबल बनेगा, या इंटरमेटालिक कंपाउंड बनेंगे। तो ये मैंने मेटल वाले चैप्टर में एक डिटेल से एक्सप्लेन किया है और उसके कंसेप्ट भी बताए हैं। तो ये एक पार्शली सॉल्युबल सॉलिड सोल्यूशन है, तो आपने यही याद रखना है। अगर इससे कोई क्वेश्चन आता है तो यहाँ से आएगा कि व्हाट टाइप ऑफ सोल्यूशन इज सिल्वर कॉपर सिस्टम इज। अच्छा, इसमें 2 पेजेस होते हैं। अल्फा सॉलिड सोल्यूशन, देखो पार्शली सॉल्युबल में हमने बताया कि मेटल क्या होगा, बहुत ही कोर स्ट्रक्चर होगा। तो ये पर क्या है? अल्फा सॉलिड सोल्यूशन इन विच स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ कॉपर आर डिजॉल्व इन सिल्वर। अच्छा, बीटा सॉलिड सोल्यूशन इन विच स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सिल्वर आर डिजॉल्व इन कॉपर। यहाँ पर अल्फा में क्या है? स्मॉल क्वांटिटी है कॉपर की, किस चीज़ में? सिल्वर में। कितना स्मॉलर परसेंटेज में भी बता देता हूँ अगर आप याद रखना चाहते हो। मैंने परसेंटेज नहीं लिख के, वैसे आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा हमारे पास जो अल्फा सॉलिड सोल्यूशन में इसमें 9% या 9 to 8% क्या होगा? कॉपर होगा, एंड 92 to 91% हमारे पास क्या होगा? सिल्वर होगा। इसके बरकस यहाँ पर 98% 2% हमारे पास क्या होगा? कॉपर होगा, और 8% क्या होगा? सिल्वर होगा। तो क्वाइट कंफ्यूजिंग है, आप देख लो तो आपको याद आ जाएंगे। अब इससे क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि इन सिल्वर कॉपर सिस्टम अल्फा सॉलिड कंटेन विच मेटल इन मेजॉरिटी, तो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो आपने ये 2-3 बातें इस सिल्वर कॉपर सिस्टम में याद रखनी है। उसका डायग्राम कैसा है वो इन द इम्पॉर्टेंट नहीं है।
अच्छा, गोल्ड कॉपर सिस्टम में हमारे पास एक और सिस्टम है, ये क्या है, गोल्ड एंड कॉपर फॉर्म अ कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ सॉलिड सोल्यूशन। देखो एक कंटिन्यूअस सीरीज बनाते हैं, यहाँ पर क्या था, पार्शियली सॉल्युबल था, यहाँ पर कंटिन्यूअस मीन्स कंप्लीटली सॉल्युबल ओवर द होल रेंज ऑफ कंपोजिशन। वेरी सिंपल, आपने सोल्यूशन का नेचर याद रखना है। इसमें फिर हमारे पास ये सुपर लेटेस्ट बनाता है। इसमें फिर सोडियम गोल्ड का एरिकोप्राइड और टेट्रा एरिकोप्राइड भी बनते हैं, जो कि हमारे पास एक सुपर लेटेस्ट है। सुपर लेटेस्ट क्या है, एक पार्टिकुलर कंपोजिशन पर क्रिस्टल एक पार्टिकुलर साइट हमारे पास ऑक्युपाई कर लेते हैं, जैसे कि हमें सोल्यूशन हार्डनिंग में देखा। तो यहाँ पर सुपर लेटेस्ट बनने के भी चांसेस है, किसमें, गोल्ड कॉपर सिस्टम में, टेट्रा एरिकोप्राइड एंड एरिकोप्राइड जो हमारे पास सुपर लेटेस्ट है, ये भी इस सिस्टम में बन सकते हैं। यहाँ पर मैंने नहीं लिखा, सॉरी फॉर दिस। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ गोल्ड इलाइज, कास्टिंग गोल्ड इलाइज के 4 क्लासिफिकेशन थे। अच्छा, अब गोल्ड इलाइज की क्लासिफिकेशन के कितने हैं, वो कास्टिंग थे, जो टाइप 1 से लेकर टाइप 4 तक थे, उसका टाइटल आप देख लो और इस टाइटल में डिफरेंस है। एक फॉइल है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक प्रेसिपिटेट्स है, एक पाउडर गोल्ड है। ये जो क्लासिफिकेशन है, ये बेसिकली किस बेस पर है, शेप के बेस पर है, अवेलेबिलिटी के बेस पर है, और इसके अलावा हमारे पास किस बेस पर है, मेथड ऑफ अपटेनिंग पर भी है। अच्छा, तो फॉइल के फिर डिफरेंट फॉर्म है, शीट है, कोहेसिव है, नॉन कोहेसिव है, रूप्स है, सिलेंडर्स है, लेमिनेटेड है, इन प्लेटिनाइज्ड है। ये किस चीज़ के एग्जांपल्स है, फॉइल के। कोहेसिव फॉइल आपने पहले पढ़ लिया, तो इसमें इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, ये देखो मार्ट गोल्ड, कोई मेट कहता है, कोई मार्ट गोल्ड कहता है, एंड मेट फ्यूल हमारे पास फाइल, सॉरी फ्यूल ना फाइल, मार्ट फाइल हमारे पास 2 फॉर्म है, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रेसिपिटेट से। अक्सर इसका एग्जांपल पूछा जाता है कि मेट गोल्ड हमारे पास किस गोल्ड का एग्जांपल है, तो हमने कहना है किस चीज़ का एग्जांपल है, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रेसिपिटेट्स की। गोल्ड कैल्शियम इलाई, ये भी किस चीज़ की एग्जांपल है, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रेसिपिटेट्स की। ये पाउडर गोल्ड्स है जो हमारे पास पाउडर फॉर्म्स में होते हैं। तो इसमें इतना कन्फ्यूजन नहीं, हमें जस्ट क्लासिफिकेशन ही याद रखना है। अच्छा, क्लिनिकल प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट गोल्ड फिलिंग। अच्छा, अब देखो आप हमारे पास क्लिनिकल प्रोसेस क्या होंगे एक गोल्ड फिलिंग में, वेरी सिंपल है। हमें जस्ट सुपरफिशियल रीड करना है, अगर जहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा मैं हाईलाइट कर दूंगा। हमें इसमें कंफ्यूज नहीं होना, वेरी सिंपल है और आपको इंशाल्लाह समझ आएगा। देखो, डायरेक्ट फिलिंग मटेरियल थारोली रिक्वायर्ड ड्राई फील्ड, इसके लिए क्या है, ड्राई फील्ड हमारे पास ऑलमोस्ट डायरेक्ट फिलिंग के लिए जितने भी डायरेक्ट फिलिंग है, गोल्ड हो गया, एमलगम हो गया, सिलिकेट हो गया, उन सारों के लिए क्या है, ये एक रिक्वायरमेंट है। इट इज़ एसेंशियल टू यूज़ अ रबर डैम फॉर आइसोलेशन ऑफ पर्पस। रबर डैम हमारे पास आइसोलेशन करता है हमारे फील्ड ऑफ वर्क को ओरल टिश्यूज से। द फर्स्ट स्टेप इन यूजिंग डायरेक्ट गोल्ड फिलिंग मटेरियल इज रेफर्ड एज डिगेसिंग। मैंने पहले भी बताया कि डिगेसिंग, डी मीन्स रिमूवल एंड गैसिंग, गैसेज को हम रिमूव करते हैं। इसको डिजॉर्प्शन भी कहते हैं, जो जॉर्ब्ड गैसेज है या जो जॉर्ब्ड मटेरियल है उसको हम रिमूव कर लेते हैं या डी कर लेते हैं। Degassing refers to the process of drying off of ammonia gas deposited during manufacturing of gold filling material। देखो, यहाँ पर एक कंसेप्ट है जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। देखो, हमारे पास जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो क्या चाहते हैं कि हमारे पास प्री मेच्योर या जब गोल्ड स्टोर होगा तो उसके कोहेशन ना हो, तो इस कोहेशन को अवॉइड करने के लिए हम इमोनिया, जो मैन्युफैक्चरर है वो इमोनिया पर पुट कर लेते हैं टू स्टॉप कोहेशन। इमोनिया क्या करेगा, देखो इमोनिया एक क्रैक स्टॉपर भी है पोर्सिलीन में, और अमोनिया यहाँ पर क्या है, हमारे पास कोहेशन को अवॉइड करने के लिए भी मैन्युफैक्चरर इंटेंशनली पुट कर लेता है। कुछ तो अपने आप एब्जॉर्ब होता है ड्यू टू एनवायरमेंटल इफेक्ट, लेकिन कुछ हम इंटेंशनली फॉर प्री मेच्योर कोहेशन, फॉर प्रिवेंशन ऑफ प्री मेच्योर कोहेशन हम पुट कर लेते हैं। तो इमोनिया उनमें से एक मटेरियल है। तो डिगेसिंग का एक पर्पज़ तो ये है कि वो इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर ले और एक इमोनिया को रिमूव कर ले, जो कि मैन्युफैक्चरर ने इंटेंशनली ऐड किया होता है। A natural effect of the heat treating process used in degassing of the removal of the moisture। हमारे पास एक हीट प्रोसेस होगी जो कि क्या करेंगे, डिगेसिंग करेंगे। डिगेसिंग में भी accomplished by either of the two methods for all direct gold filling material except powder gold which requires slightly different procedures। देखो, इससे अक्सर MCQ जाता है कि हमारे पास कौन से गोल्ड के लिए मुख्तलिफ प्रोसीजर है फॉर डिगेसिंग, तो आपने कहना है फॉर पाउडर गोल्ड। देखो, मेथड ऑफ डिगेसिंग, इसके नाम अगर आपको याद आने चाहिए और प्रोसीजर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्रे मेथड, अल्कोहल फ्लेम मेथड एंड सॉरी फॉर दिस, एक हमारे पास एक और भी है वो मैंने मिस किया है, तो डायरेक्ट हीट भी है तो वो भी आएगा इसमें। अच्छा देखो, ट्रे मेथड, इन दिस मेथड न्यूमरस pellets आर हीटेड सिमल्टेनियसली ऑन अ मिका ट्रे। याद रखना है कौन सा ट्रे है, मिका ट्रे है।
or an alcohol flame or on an electric hot plate for 10 minutes at 454 डिग्री सी। अच्छा, अल्कोहल फ्लेम मेथड क्या है? इट इज़ आल्सो कॉल्ड पीस मेथड, इसको पीस मेथड भी कहते हैं, ये नाम आपने याद रखना है। इंडिविजुअल pellets आर हीटेड इन अ मिथाइल और इथाइल अल्कोहल फ्लेम एट 593 to 649 degree C. The pellet is held by pointed chrome wire or smooth brooches and passed through the tip of the inner blue cone of the flame in a slow continuous motion to allow the gold to acquire a dull red glow. Overheating to bright red color makes the gold more difficult to condense. Insufficient heating leaves impurities on the surface of the gold and prevent complete welding. Heating the gold above or below the tip of the inner blue cone may cause some contamination of bicarbon. देखो, ये जस्ट लैब के वाले प्रोसीजर है, फैक्ट्रीज वाले प्रोसीजर है, इसमें इतना अपना पोटेंशियल वेस्ट मत करो। इस बात को याद रखो, ओवर हीटिंग का क्या असरात होंगे और अंडर हीटिंग के क्या इफेक्ट्स होंगे, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, ये देखो हमारे पास क्या है, गोल्ड फिलिंग्स है। देखो ये पहले डिगेस हुआ है, कितना हमारे पास सॉफ्ट है, तो इसलिए जो कार्विंग है या जो नेचुरल एनाटमी है उसको रिप्लिकेट कर रहा है एंड वेल पॉलिश्ड गोल्ड फिलिंग है। तो आप देख लो, ये हमारे पास क्या है, गोल्ड फिलिंग्स है। अच्छा, कंडेंसेशन और प्लगिंग, देखो हमने पहले गोल्ड को पुट किया, डिगेस किया, उसके बाद हम क्या करेंगे, कंडेंसेशन करेंगे और प्लगिंग करेंगे। तो ये क्या है, मैंने पहले ये बताया, लेकिन यहाँ पर अब दोबारा आया है। Condensation can be accomplished either by manual, automatic melting, and the application of mechanical vibrator. In manual condensation, the gold foil mallet and condenser are used for hand melting. In mechanical condensation, a pneumatic condenser or an electromallet condenser may be used. When using a mechanical condenser, देखो जब हम mechanical condenser का यूज़ करेंगे तो कितना फोर्स दरकार होगा, 15 pound is applied to the condensing point of the 1.1 millimeter, 0.5 millimeter, which will adequately condense all type of cohesive gold. Thus, the use of automatic melting involves the application of relatively large forces at infrequent intervals, while mechanical vibrator drives a much lighter but more frequent blows. तो ये सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो मैं इसको इसलिए सुपरफिशियली रेट कर रहा हूँ। अच्छा, पाउडर गोल्ड कैन बी एडिक्वेटली कंडेंस्ड बाय हैंड प्रेशर एज वेल। अच्छा, अप्रॉक्सीमेटली 2.7 to 3.6 किलोग्राम, 7 to 8 pounds of force must be applied through the 0.5 instrument to convert the powder into solid mass. Instruments are available that will transmit the required energy of condensation without penetrating the pellet. Best results are obtained with the convex serrated face condenser. Convex is the best. There are several controlling factors in the condensation process. कौन से फैक्टर्स हमें कंट्रोल करने होंगे, आगे आने वाले हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो ये हमारे पास क्या है, गोल्ड हमने पुट किया है, अब इसको ये कंडेंस कर रहे हैं हमारे पास। इसको वेजिंग भी कहते हैं। एक पार्टिकुलर स्पेस में हम प्रेशराइज एडाप्टेशन करते हैं, तो क्या हो रहा है, गोल्ड फिलिंग हो रही है, कार्विंग हो रही है। ये वैक्स ये हमने स्ट्रिप रखा है, ये मलगम में भी आएगा, तो आप इसको याद रख लो। ये हमारे पास क्या है, कंडेंसेशन है। एक स्मॉल कैविटी में हम प्रेशराइज एडाप्टेशन करते हैं, इसको वेजिंग भी कहते हैं, मैंने बता दिया। अच्छा, अब एप्लीकेशन और एडवांटेजेस क्या है, यूजेस क्या है, एप्लीकेशन इसके क्या है। इन जनरल डायरेक्ट गोल्ड स्टोरेशन, देखो इस पोर्शन को ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इग्नोर कर लेते हैं कि एप्लीकेशन बस डायरेक्ट गोल्ड फिलिंग है और कोई भी मेटल आ जाए तो हम बस लिख लेंगे। लेकिन देखो हर एक मटेरियल का एक पर्टिकुलर यूनिक यूज़ होता है जो आपको याद रखना होता है। इसके अलावा नॉर्मल कास्ट इफेक्टिव एंड इजी टू मैनिपुलेट, वो वाले इकोनॉमिकल, वो वाले तो सब में है, लेकिन हमारे पास आप वहाँ पर वो भी नहीं है। देख लो, अगर आप इसको देख लो कि इकोनॉमिकल एंड एजी कास्ट, तो आपने जो अब रट्टा आपने लगाया होगा ना एप्लीकेशंस के लिए, एप्लीकेशन एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को स्टूडेंट्स अक्सर रटा कर लेते हैं, कंसेप्ट नहीं आता। अगर आप यहाँ पर अब हमने इंप्रेशन में भी पढ़ा कि वो क्या था, इकोनॉमिकल था, एजी कास्ट इफेक्टिव था। ये कास्ट इफेक्टिव नहीं है, गोल्ड है, आप गोल्ड को जानते हो कितना एक्सपेंसिव है, तो आपने एप्लीकेशंस को इग्नोर नहीं करना, अंडर एस्टिमेट नहीं करना। अच्छा, इसकी यूजेस कहाँ पर है, पेशेंट विद लो कैरिज इंडेक्स, क्यों, क्योंकि हमारे पास इसमें इतना कोई एलिमेंट नहीं है जो कि कैरियोस्टैटिक हो, तो जो लो कैरिज इंडेक्स है वहाँ पर यूज़ करेंगे हम। इन हाई कैरिज पर कहाँ कौन सा यूज़ करेंगे, फिलिंग मटेरियल GIC यूज़ करेंगे जो कि इनडायरेक्ट फिलिंग मटेरियल है। इन नॉन स्ट्रेस एरियाज एंड एरियाज दैट इज रिलेटिवली नॉन एस्थेटिक, देखो हम अगर फ्रंट वाले टीथ में हम गोल्ड पुट करेंगे तो देखो कितना एस्थेटिकली अनप्लीजेंट है, तो बहुत ही बुरा लगेगा। अच्छा, अगर आप अपने आप को
रिच साबित करना चाहते हो कि मैंने गोल्ड फिलिंग की है, तो फिर आप फ्रंट वाले टीथ में पुट कर सकते हो। जस्ट किडिंग। टू रिस्टोर इंसिपिएंट केरियस लीजन, टू रिस्टोर सर्वाइकल इरोजन्स, देखो सर्वाइकल इरोजन के लिए भी होता है, इंसिपिएंट लीजन के लिए भी यूज़ होता है। टू रिस्टोर डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स, देखो एक यूनिक यूज़ है जो कि गोल्ड में है। डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स हम किस चीज़ से रिस्टोर करते हैं? गोल्ड से, कोहेसिव गोल्ड से। अच्छा, कोरोजन रेजिस्टेंस, बहुत ही बेहतरीन कोरोजन रेजिस्टेंस है क्योंकि लेस कोर स्ट्रक्चर है। और कैसे इफेक्ट होगा? टाइप 4 में ज़्यादा होगा, टाइप 1 में ज़्यादा होगा। आप मेरे ख्याल से अब आपको आना चाहिए। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इज मोर और लेस सिमिलर टू द टूथ स्ट्रक्चर, देखो ऑलमोस्ट सेम ही है। नॉट रिले ऑन सॉल्युबल ल्यूटिंग एजेंट फॉर सीमेंटेशन, देखो जब हम एक मटेरियल को पुट करें, जैसे केमल का है, वहाँ पर मैकेनिकल रिटेंशन है, इसके अलावा हम ल्यूटिंग यूज़ करते हैं जस्ट लाइक ग्लू। ल्यूटिंग एजेंट इज लाइक ग्लू, जो कि एक मटेरियल को टीथ के साथ स्टिक करने में हेल्प कर देते हैं। तो यहाँ पर हम कोहेसिव नेचर है, तो इसलिए है कंडेंसेशन के थ्रू विल अडॉप्ट हो जाता है और ल्यूटिंग की ज़रूरत नहीं आती। अच्छा, दैट्स द एंड। आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपने इससे कुछ भी सीखा है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर ज़रूर करें। देखो अगर आपने लाइक नहीं करना तो ठीक है मत करो, सब्सक्राइब नहीं करना तो भी मत करो, लेकिन शेयर ज़रूर करो। मैं चाहता हूँ, मैं यहाँ पर इससे इनकम और एम्पायर्स क्रिएट करने नहीं आया है यूट्यूब से। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह इतना देता है कि मैं अपने आप को सपोर्ट कर सकता हूँ। लेकिन मेरा पर्पज़ ये है, जब मैं एक स्टूडेंट था तो मैं बहुत कंफ्यूज था। मैंने बहुत ही डिफ़िकल्टी के साथ ये DM डेंटल मटेरियल सीखा है। 5-6 बुक्स मैंने पढ़े हैं और आई फील वेरी स्ट्रेस एंड फिटीग्ड व्हेन आई वाज स्टडिंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर डेंटल मटेरियल। तो मैं आपका हेल्प करना चाहता हूँ। तो इस हेल्प को आगे बढ़ाने के लिए आपने क्या करना है? सिर्फ वीडियो को शेयर करना है। और आप वीडियोज़ अब वॉच करो, और मैं डिज़र्व करता हूँ तो लाइक दो, अगर डिज़र्व नहीं करता तो लाइक एंड सब्सक्राइब मत करो। होप यू लर्न समथिंग। कुछ भी कन्फ्यूजन है कमेंट्स में बता दो, मैं कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई दूँ। अगर बहुत से कमेंट्स हुए जो मैंने मिस किए हैं, कुछ पार्ट मैंने मिस किया है या सही से एक्सप्लेन नहीं किया, तो उस पर मैं अलग वीडियो बनाने वाला हूँ। मैं कहता हूँ कि हर एक वीडियो में कमेंट्स ज़रूर करो। मैं एक कलेक्टिवली फिर सारे कमेंट्स को मैं यहाँ पर लिख लूँगा अपने साथ, फिर उस पर मैं दोबारा एक सीरीज़ शुरू करूँगा जिसमें मैं आपके कन्फ्यूजन को ही दूर करूँगा। तो कमेंट्स आपने अंडर एस्टिमेट नहीं करने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।